बात हम लोगों को शुरू करनी है तो दो चीजों से शुरू करनी होगी हम लोगों को अपनी बात। सबसे पहली बात तो हम लोगों को शुरू करनी होगी मौलाना नोमानी से। मौलाना नोमानी जो है ये कहीं और का नहीं है, ये यूपी का ही है। हेलीकॉप्टर से भले इसे पूरे महाराष्ट्र में घुमाया हो कांग्रेसियों ने, और कांग्रेस के जितने चेले चटिए हैं उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से इसे पूरे महाराष्ट्र में घुमाया, और बाद में जो इन्होंने अपनी 20-25 मांगे रखी उसके बाद भयावह ध्रुवीकरण भी हुआ। ये इसके बयान का ही नतीजा है। और ये मौलाना नोमानी लौट के कहाँ गया होगा? तो ये मौलाना नोमानी जो था ये लौट करके तो वहीं यूपी गया था। तो ये लौट करके वहीं जाता है, तो जहां का है वहां पे इसके पास समर्थन नहीं होगा, ऐसा मान लेना तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। उसके अलावा जो एक इकोसिस्टम की बात चली, तो इकोसिस्टम पर देखिए कि इकोसिस्टम भी गौर करने लायक है। मौलाना नोमानी वापस जाते ही एक बयान जारी करता है। इस बयान में मौलाना नोमानी कह रहा है कि ये जो आधा तीतर आधा बटेर है ये नहीं चलेगा। सीधे सीधे ही जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है वो लोग सीधे सीधे ही अपना नाम घनश्याम दास रख लें। ये आधा तीटर आधा बटेर नहीं चलेगा। मतलब जो हम कह रहे होते हैं मिक्स वेज वाली बात कि आगे भाई मोहम्मद लगा रखा है तुमने, पीछे चौहान लगा रखा है, ये मिक्स वेज क्या बना रखा है। तो यही जो मामला है, यही बात जो है मौलाना नोमानी ने कह दी। अब मौलाना नोमानी इतना बड़ा आदमी है कि जब वो कहेगा तो सभी लोग सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुन चुके हैं तो वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। साथ देने वाला न बने कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं। कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। तो अब ये है कि जब ये बात वो कह देता है और इसका असर नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जहां उसके पास समर्थन ज्यादा है वहां पर वो असर दिखने लगा। इसके बाद जो इकोसिस्टम वाली बात अवनीश भाई ने कही, तो इकोसिस्टम कैसे काम करता है, एक नजर आप अगर सोशल मीडिया पर डालेंगे तो आपको एक के बाद एक सीधे अरफा खानम शेरवानी से शुरू कीजिए। फिर कहा जाता है कि बक्सर का कोई मुस्लिम नौजवान है, मोहम्मदन नौजवान है, और वो ध्रुव राठी पैरोडी नाम से अकाउंट चलाता है, वो आपको करता हुआ दिख जाएगा। ऐसे ही आपको कम से कम दर्जन भर, एक दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, दर्जन भर आपको बड़े अकाउंट जिनमें लाखों में जिनमें फॉलोअर्स की संख्या है वैसे अकाउंट आपको दिख जाएंगे जिनसे इस संभल वाले दंगे को जो है वो भड़का के दिखाया गया, और आपस में उन्होंने एक दूसरे को गोली मार ली। और ये आपस में गोली मारने की घटना जो है वो एक दूसरे को, वो भी कोई पहली घटना नहीं है। बिहार का अगर आप चुनाव याद करेंगे तो आपको याद होगा कि कटिहार में पुलिस पर गोलियां चलाई गई थी, और पुलिस पर गोलियां जब चलाई गई और उसकी बाद में जांच हुई तो पहले ये कहा गया था कि भाई पुलिस ने गोली मार दी एक मुस्लिम नौजवान को, लेकिन जैसे ही जांच हुई तो पता चला कि देसी कट्टे की गोली थी और आपस में ही भीड़ में किसी ने गोली चलाई और गोली से एक मोहम्मदन नौजवान ही जो था वो मारा गया। तो ये पहले जो है कटिहार में हो चुका है, और ये यही चीज जो है ये यहाँ पे भी हुई है। भीड़, इनके पास हथियार होते हैं और ये लोगों पर गोलियां चला सकते हैं। ये चीज जो है अभी हाल में आप बहराइच में देख चुके हैं, जहां एक युवक को गोली मार दी गई, बेकसूर युवक को गोली मार दी गई। उसका कसूर इतना नहीं था, ऐसा नहीं था कि उस पर गोली मार दी जाए। तो अपनी बारी आते ही आप गोली मार देंगे, और जब आप गोलियां चला रहे हैं तो आप पर वापसी में पुलिस गोलियां न चलाए, ये कहने भी आ जाएंगे। तो ये जो दोहरी नीति है, ये दोहरी नीति भी जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो ये गेम जो इकोसिस्टम चला रहा होता है, या जो विक्टिम कार्ड प्ले करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, वो इस मामले में बहुत साफ साफ आपको नजर आएगा कि पहले दंगे भी खुद भड़काओ, दंगाई भी आप खुद हो, और उसके बाद आप ये कहने आ जाओ कि हम दंगाई नहीं भाई, हम तो विक्टिम है, हमें तो गोली मार दी गई है, हम तो सिर्फ पत्थर चला रहे थे जी, जवाब में पत्थर ही चलते।
गोली क्यों मार दी। तो ये सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं बदलना होगा। कानून की जहां तक बात है तो 1991 वाला जो कानून है उस पर चर्चा अब शुरू होनी चाहिए। जो भी इकोसिस्टम के लोग हैं उन सब ने इस कानून की चर्चा कर दी है। यहां तक कि आप देखेंगे कि एक चंद्रशेखर रावण नाम का जो एक पता नहीं कौन सा मिक्स वेज है, वो अजीब सा नाम रखा हुआ है उसने। तो ये जो चंदू है इसने अपना जो है बयान जो जारी किया है उसमें भी इसने यही कहा है कि 1991 का जो कानून था उसके रहते हुए ये सर्वे हुआ कैसे। तो 1991 के कानून के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं से भी ये कानून सर्वे से मना नहीं करता। जांच लो कि ये जगह जो है वो असल में हिंदू मंदिर है या मुस्लिम मस्जिद है, इस बात से वो मना नहीं करता। वो सिर्फ इस बात से मना करता है कि मौजूदा व्यवस्था जो 1947 में थी वही बनी रहेगी। अब ये काला कानून है। काला कानून क्यों है? तो न्याय का जो बेसिक टेनेट ऑफ जस्टिस जिसे आप कहते हैं, मूल सिद्धांत जो होता है न्याय का, उसके ही ये खिलाफ जाता है। सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो भी धर्मस्थल कब्जाए गए वो हिंदुओं के थे या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं भारत में उनके थे। सिखों ने भी अपना एक गुरुद्वारा वापस लिया था। ऐसा नहीं है कि सिखों ने अपना गुरुद्वारा मुस्लिमों से वापस नहीं लिया। अगर आप मीनाक्षी जैन वगैरह की किताब जो है राम मंदिर के ऊपर, उनमें देखेंगे तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा कि सिखों ने भी अपना एक गुरुद्वारा वापस लिया है। तो हिंदुओं के मंदिर या तो कब्जाए गए हैं या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके धर्मस्थलों को कब्जा कर लिया गया है। आप अगर कुतुब मीनार भी देखेंगे तो वहां पे बाहर ही एएसआई ने लिख करके रखा हुआ है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये बनाया गया। ऐसे ही अगर आप माउंट आबू पर चले जाएंगे तो माउंट आबू पर भी आपको दिख जाएगा कि वहां पे जो जैन मंदिर है उस पर भी हमले के साक्ष्य जो है वो स्पष्ट नजर आ जाते हैं। तो जो हथियाया गया वो सिर्फ एक समुदाय का था और हथियाने वाला जो था वो एक समुदाय विशेष का था। तो उसे छूट मिल जाए कानूनों से, ये व्यवस्था जो है अगर किसी कानून के जरिए की जा रही है तो ये जो न्याय का मूल सिद्धांत है उसके सीधे सीधे खिलाफ जाता है। इसी तरीके को अगर आप आगे बढ़ा के देखेंगे तो कल को ये आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे ये भी सोचने लायक बात है। कल को तो ये कहेंगे कि भैया जो स्थिति है वस्तु स्थिति है वही बना के रखो, आरक्षण जो है उसे हटा दो। स्वरा भास्कर का मोह छूटता नहीं वो उंगली दिखाई देते हैं तो खैर ये तो खैर मजाक की बात थी। लेकिन देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि जब हम लोग चुनाव में वोट देते हैं तो असल में हम लोग क्या करते हैं? असल में हम लोग अपने खेत पे एक बाड़ लगा रहे होते हैं। बाड़ क्या हम लोगों को पशुओं से 100% सुरक्षा देती है? नहीं, 100% सुरक्षा नहीं देती। बाढ़ लग जाने से बस इतना होता है कि हमारे पास समय मिल जाता है हमें थोड़ा सा, और उतने समय में अगर कोई पशु जो है वो हमारे खेत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो तो हमें वो दिख जाता है दूर से और हमें थोड़ा समय मिल जाता है तो डंडा लेकर हम लोग यहाँ से दौड़ते हैं और उस पशु को मारपीट करके भगाते हैं अपने खेत से बाहर। तो चुनाव में हम लोगों ने यही किया है। हम लोगों ने एक बाढ़ लगा दी, हम लोगों के पास थोड़ा सा समय आ गया है। तो केवल अभी तक हम लोगों ने, हिंदुओं ने जो काम किया है वो सिर्फ बाढ़ लगाने का काम किया है, सिर्फ उंगली हिलाई है। लेकिन अब सिर्फ उंगली हिलाने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी पूरा हाथ भी हिलाना पड़ता है। तो अब जो है थोड़ी सी मेहनत और हम लोगों को अपनी बढ़ानी चाहिए। 10 साल में बाढ़ जो है वो थोड़ी ठीक ठाक मजबूत हो गई है और पशु जो है अतिक्रमणकारी जो है, आक्रमणकारी जो है वो उतनी आसानी से घुसपैठ नहीं कर पाते। जो घुसपैठ होती भी है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी बात एक बहुत आसानी से समझ में आती होगी और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये चीज याद रखिए कि पुलिस की संख्या जो होती है वो अगर वो 10% रह जाए और भीड़ जो है वो 90% हो, मतलब लाख लोगों की भीड़ जब आ जाती है तो उससे आपकी 10,000 की पुलिस फोर्स जो है वो कुछ खास उसमें कर नहीं पाएगी। तो लाख लोगों की भीड़ जब उतरती है तो क्या होता है वो आप शाहीन बाग में देख चुके हैं और दिल्ली में जो एक आढ़तियों और जमींदारों ने आंदोलन किया था और उसमें लाल किले पर भी बहुत सारी बदतमीजियां की थी, हिंसा हुई थी, दलितों का हाथ काट दिया था, बलात्कार की घटनाएं हुई थी, योगेंद्र यादव जैसे लोग उसमें आरोपी भी रहे थे। तो ये सब जब हो रहा था तो आप याद कीजिए और समझिए कि 1 लाख लोगों की भीड़ जब आ जाती है तो पुलिस के हाथ में बहुत कुछ नहीं रह जाता। उससे निपटने का एक ही तरीका है कि अगर 1 लाख की भीड़ उधर से उतर रही है तो आपकी भी 1 लाख की भीड़ सड़कों पर उतरे और विरोध अपना जताए। इसके अलावा भीड़ से निपटने का और कोई तरीका नहीं होता।
ये जो भीड़ तंत्र है इसको हम नहीं चलने देंगे। लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र से चलेगा, ये चीज कुछ लोगों को समझनी होगी। अब मौलाना नोमानी जो है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो मजहब है, उनकी जो विचारधारा है, वो उनको सिखाती है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लोकतंत्र ही गलत है, खलीफा होना चाहिए। और कहीं तुर्की में खलीफा बिठाने के लिए वो लोग खलीफत आंदोलन कर चुके हैं। इतिहास में उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, जो कि गलत है। खलीफत आंदोलन था वो, खलीफा तुर्की में बिठाया जा सके इसके लिए आंदोलन हुआ था। अभी भी वही चीज चल रही है, बार बार आपको यही होता हुआ दिखेगा। आईएसआईएस को समर्थन इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो अपने आप को खलीफा घोषित कर रहा था, तो भारत से भी उसको समर्थन मिला। कई भारतीय भी जो है यहाँ से केरल से उठ करके भाग करके चले गए। तो ये जो मानसिकता कहीं अंदर बैठी हुई है, अंदर घुसी हुई है उनके, वो मानसिकता उनके पास है ही। वो मानसिकता बिल्कुल उनके किताबों में उनको जो पढ़ाया जाता है उसमें बार बार वो दोहरा करके उनको बिल्कुल बचपन से ही उसी मानसिकता में ट्रेन कर दिया जाता है। और उनसे जब आप निपटने निकलते हैं तो सीधा तरीका है कि भैया भीड़ का सामना सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही कर सकती है। तो आसपास के जो छोटे संगठन होते हैं, गौरक्षा के दल हों उनको देखिए, बजरंग दल हो उनको देखिए, तो ऐसे जितने भी संगठन है इन सबको भी थोड़ा सा मजबूत कीजिए। एक दो संगठनों की जरूरत नहीं है हमें कई संगठनों की जरूरत है। अगर 36 मोहम्मदन नाम वाली ऑल इंडिया MIM जैसी जो पार्टियां होती हैं, ऐसी 36 पार्टियां हो सकती हैं 20 करोड़ की आबादी में, तो 100 करोड़ की आबादी में 200 पार्टियों की जगह है भाई। तो 200 ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो गैर राजनीतिक सांस्कृतिक हो, ऐसी पार्टियां, ऐसे दल, ऐसे संगठन खड़े किए जा सकते हैं। आसपास में ऐसे संगठन खड़े करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मुकाबला जमीन पर ही करना पड़ेगा।